विद्यार्थी मित्रों, 11th इकोनॉमिक्स में अपना आज का टॉपिक है एकाधिकार युक्त स्पर्धा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और इसके बारे में देखें कि एकाधिकार जो होता है या एकाधिकार युक्त स्पर्धा जो है, वास्तव में बाजार में अगर कहें तो ना तो पूर्ण स्पर्धा देखने को मिलती है और न तो पूर्ण एकाधिकार देखने को मिलता है। दोनों ही तरह से ध्यान रखिए आप, न तो पूर्ण स्पर्धा और न तो पूर्ण एकाधिकार देखने को मिलता है। अर्थात दोनों का सह अस्तित्व बाजार में पाया जाता है, यानी स्पर्धा भी होती है, एकाधिकार भी होता है। अर्थात थोड़ा एकाधिकार और थोड़ी स्पर्धा होती है, जिसे एकाधिकार युक्त स्पर्धा के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या आप देखेंगे तो प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार पूर्ण स्पर्धा एवं पूर्ण एकाधिकार ना हो, यानी दोनों ही ना हो, परंतु दोनों का सह अस्तित्व हो, तो ऐसे बाजार को एकाधिकार युक्त बाजार कहते हैं। दूसरी परिभाषा है श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार, यदि प्रत्येक इकाई एकाधिकारी बनती हो और साथ साथ वह स्पर्धा भी करती हो, तो इस प्रकार की बाजार की परिस्थिति को अपूर्ण स्पर्धा या अपूर्ण प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, अथवा तो एकाधिकार युक्त स्पर्धा कहा जाता है। अब इसके ऊपर से लक्षण समझे जरा। इसके अंदर पहला लक्षण है असंख्य विक्रेता और बड़ी संख्या में असंख्य क्रेता और बड़ी संख्या में विक्रेता। तो यहाँ क्रेताओं की संख्या असंख्य है और विक्रेता यहाँ कम नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में आपको विक्रेता यहाँ पर मिलेंगे। तो पूर्ण स्पर्धा में उत्पादक या विक्रेता जो होते हैं वो असंख्य होते हैं। एकाधिकार, यहाँ पर एकाधिकार में एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। हमने दोनों देखा है, पूर्ण स्पर्धा में उत्पादक या विक्रेता अधिक होते हैं या असंख्य होते हैं, जबकि हमने एकाधिकार में देखा कि उत्पादक या विक्रेता वहां पर एक ही होता है। जबकि एकाधिकार युक्त स्पर्धा में बड़ी संख्या में उत्पादक या विक्रेता होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एकाधिकार युक्त स्पर्धा में उत्पादक या विक्रेता बहुत कम या बहुत अधिक नहीं बल्कि बड़ी संख्या में होते हैं, जिससे एकाधिकार युक्त स्पर्धा में या एकाधिकार युक्त स्पर्धा में स्पर्धा का तत्व बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। और जब क्रेताओं की संख्या इस बाजार में असंख्य होती है, तो व्यक्तिगत स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। अर्थात कि जो क्रेता है वो वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता नहीं है। तो आपको बताना है असंख्य क्रेता और बड़ी संख्या में विक्रेता, ये आपको एकाधिकार युक्त स्पर्धा के बाजार में मिलेंगे। दूसरा है वस्तु की भिन्नता। पहले तो समझे कि वस्तु की भिन्नता है क्या। तो वस्तु की भिन्नता के बारे में आप बताना चाहें तो ऐसा बता सकते हैं कि वस्तु की भिन्नता अर्थात एक ही प्रकार की वस्तु अन्य वस्तु से स्वरूप, गुणधर्म और गुणवत्ता में अलग दिखाई दे। यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ लीजिए कि वस्तु कैसी है, एक प्रकार की है, एक ही वस्तु है, लेकिन उसका स्वरूप अलग है, गुणधर्म अलग है, गुणवत्ता अलग है। तो अगर वो भिन्न है तो उसे बोलते हैं वस्तु की भिन्नता कहते हैं। इस बाजार में क्या होता है कि उत्पादक जिन वस्तु का यहाँ पर उत्पादन करते हैं वह समगुणधर्मी या एक समान न होने से उनमें मामूली अंतर देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। इस बाजार में वस्तुएं जो है रूप है, रंग है, उनका गंध है, कद है, स्वाद है, उनका आकार है, वजन है, गुणवत्ता है, तो इन सब में आपको मामूली अंतर दिखाई देगा। वस्तु एक ही है लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ उत्पादक ज्यादा है और सभी अपनी वस्तु बेचना चाहते हैं। तो इस तरह से समगुणधर्मी या एक समान वस्तुएं नहीं बन पाती हैं, उनमें थोड़ा अंतर दिखाई देता है। वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से अलग रखने के लिए यहाँ पर विशिष्ट पहचान देने के लिए वस्तुओं का भिन्न उपयोग किया जाता है या वस्तुओं में भिन्नता लाई जाती है, ताकि उनकी वस्तु दूसरे वस्तु से अलग दिखाई दे और ग्राहक आकर्षित हो सके। किस तरह से यहाँ कंपटीशन अधिक होने से वस्तु की भिन्नता
जो है आपको इसका लक्षण आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा। आता है अगला, इकाइयों का मुक्त आवागमन। आगे हमने देखा कि एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार में इकाइयों का मुक्त आवागमन होता है और औद्योगिक क्षेत्र में बिना नियंत्रण के इकाइयों का प्रवेश या निर्गमन होता है। जब कोई एक उद्योग यहाँ पर यानी इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है तो असामान्य लाभ की स्थिति में हो, तब वह लाभ से आकर्षित होकर के वह इकाई मुक्त रूप से उद्योग में प्रवेश करती है, और जब उद्योग घाटे में चल रहा हो तब उस स्थिति में वह उद्योग को छोड़ करके या अपना व्यवसाय को बंद करके चली जाती है। तो उनका आवागमन इस तरह से, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार बाजार में इकाइयों का आवागमन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध यहाँ पर नहीं होता है। तो असामान्य लाभ जो है यह पीढ़ियों को आकर्षित करता है, और घाटे की जो स्थिति जो है वो पीढ़ियों को बाजार से जो है निर्गमित करती है, या बाजार से उनका आकर्षण कम करके उनको बंद करने पर मजबूर कर देती है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा कि ये अल्पकाल में यह स्थिति परिस्थिति आपको मिलेगी देखने को। तो अल्पकाल की परिस्थिति में असामान्य लाभ से आकर्षित होकर के पीढ़ियां प्रवेश करती हैं और घाटे की स्थिति में छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन जब दीर्घ काल की बात आती है तो दीर्घ काल में क्या होता है कि सामान्य लाभ की स्थिति हासिल हो जाती है, और जब सामान्य लाभ की स्थिति हासिल हो जाती है तो ऐसे में पीढ़ियों का आना जाना बंद हो जाता है। यानी पीढ़ी जहां है वहीं स्थिर हो जाती है, वहां पर उसको बार बार आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आता है विक्रय खर्च। विक्रय खर्च का पहले अर्थ देख लेते हैं। तो विक्रय खर्च अर्थात वस्तु को बेचने के लिए किया गया खर्च। ध्यान रखिएगा विक्रय खर्च को, कि वस्तु को बेचने के लिए किया गया खर्च को क्या बोलते हैं? विक्रय खर्च कहते हैं। अब विक्रय खर्च में क्या क्या आता है? जैसे वस्तु का आकर्षण, उसका बढ़ा देना, उसकी अच्छी पैकिंग कर देना, परिवहन खर्च हुआ, विक्रय कर हुआ, थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी से चुकाई गई खास रकम, छूट, इनाम, भेंट, या शोरूम या सेल्समैन को वस्तु बेचने के लिए किया गया खर्च। तो इस तरह विक्रय के लिए जो भी खर्च किया जाता हो, विज्ञापन का खर्च हुआ, तो ये जो भी सारे खर्च किए जाते हों वह सारे खर्च जो है वह विक्रय खर्च में आते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि उत्पादन खर्च और विक्रय खर्च दोनों अलग हैं। उत्पादन खर्च जो है वो विक्रय खर्च नहीं है। विक्रय खर्च यानी वस्तु को बेचने के लिए किया गया तमाम खर्च जो भी होगा वो सारे खर्च विक्रय खर्च में आएंगे। तो इस तरह से उत्पादन खर्च ये अलग होता है। अब ये देखा जाए तो विक्रय खर्च जो है ये विशेष लक्षण है। एकाधिकार युक्त स्पर्धा के अंदर वस्तुओं का विक्रय खर्च, क्योंकि सभी लोग अपनी वस्तुओं को अच्छा बताने का प्रयास करेंगे और उनके अंदर कोई न कोई आकर्षण ला करके ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करेंगे, और इस तरह से एक निश्चित पहचान के लिए वस्तुओं पर विक्रय खर्च किया जाता है। आप भी बाजार से वस्तुएं खरीदिए तो देखिए आपको एक ही प्रकार की वस्तु अलग अलग पैकिंग में आपको या अलग अलग स्वरूप में देखने को मिलेगी। तो ये विक्रय खर्च हुआ। और पांचवा लक्षण है कीमत के अतिरिक्त स्पर्धा। अब यहां पर आपको समझना होगा कि कीमत के अतिरिक्त स्पर्धा में कि एकाधिकार युक्त बाजार स्पर्धा में कीमत स्पर्धा के साथ बिना कीमत वाली स्पर्धा भी देखने को मिलती है। यानी इसमें आपको कीमत, वैसे तो कीमत से स्पर्धा होती है, कीमत घटाना, कीमत बढ़ाना, लेकिन यहाँ कीमत के अलावा भी आपको स्पर्धा देखने को मिलेगी। ऐसे बाजार में विक्रेता वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए वस्तु की कीमत स्थिर कर देता है, लेकिन वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन करके और विज्ञापन के माध्यम से क्रेताओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी वस्तु की कीमत या नहीं घटेगी, लेकिन वह वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन ला देगा, और दूसरा कि विज्ञापन बढ़ा देगा जिससे ग्राहक आकर्षित हों और बिना वस्तु की कीमत घटे ही वस्तु की मांग बढ़ा दें। तो इस तरह से आप देखिए कि विविध गुणवत्ता वाली वस्तुएं जो है प्रस्तुत करके बाजार के अंदर मांग बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कीमत का कोई रोल नहीं होता है। यानी यहाँ पर कीमत का कोई असर नहीं होता है। दूसरा कि वह वस्तु बेचने के बाद विविध प्रकार की गुणवत्ता वाली सेवा भी देते हैं। जैसे वस्तु बेच दिए तो वस्तु के साथ साथ वह सेवा के लिए भी कहते हैं भाई आपको 1 साल की सर्विस फ्री, 6 महीने की सर्विस फ्री, सेवा फ्री।
तो ये सब चीज का आकर्षण दे करके और बिना कीमत घटाए ग्राहकों को वह अपनी वस्तु अधिक से अधिक बेचने या मांग बढ़ाने के लिए आकर्षित करते हैं। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों अगला पॉइंट आता है, छठा पॉइंट है ये, और छठा पॉइंट है बाजार में या बाजार से संबंधित अधूरा ज्ञान। आपको समझना होगा इसके अंदर कि एकाधिकार या स्पर्धा के अंतर्गत आप देखेंगे एकाधिकार युक्त स्पर्धा के अंतर्गत कि बाजार से अधूरा ज्ञान दोनों पक्ष को होता है, ग्राहक को भी विक्रेता को भी। इस बाजार में वस्तु का विक्रेता और क्रेता बाजार से संपूर्ण जानकारी उसको नहीं होती है। इस बाजार में नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं के गुणधर्म, जो नजदीकी वस्तुएं प्रतिस्थापन है, और उनसे वो अवगत नहीं होते हैं, उनको उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है, जिससे इस प्रकार के बाजार में एक समान उपयोग में आने वाली नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत ऊंची अथवा नीची हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। इस बाजार में नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें एक समान नहीं होती हैं, तो वस्तु की कीमत यहाँ पर सब अलग अलग होगी और उनको ज्ञान भी उसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से। और अंत में आप समझिए कि यह एक ऐसा बाजार है जहां नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय करने वाली इकाइयां बड़ी संख्या में होती हैं। इसके उपरांत इन इकाइयों में विक्रय खर्च के माध्यम से वस्तु की एक अलग पहचान बनाई जाती है और एकाधिकार वाली स्थिति का निर्माण किया जाता है, और इस प्रकार से एकाधिकार की स्थिति रखने वाली इकाइयों के बीच स्पर्धा होती है, अर्थात एकाधिकार युक्त स्पर्धा का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 6 लक्षण आपने देखे, और ये 6 लक्षण जो हैं वह एकाधिकार युक्त स्पर्धा के बाजार के हैं। और इसी में हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। दूसरा टॉपिक है अल्प हस्तक एकाधिकार, जिसको बोलते हैं ओलिगोपोली। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले अल्प हस्तक एकाधिकार है क्या, उसके बारे में जानिए। तो यहाँ पर ओलिगो पॉली शब्द है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 शब्द इसके अंदर है। एक शब्द है ओलिगोस, उसको बोलते हैं अल्प, दूसरा है पोलिन शब्द है जिसको कहते हैं विक्रेता। तो दोनों मिलाकर के आपको यहाँ पर बना है ओलिगोपोली, तो अल्प हस्तक एकाधिकार। तो यहाँ पर इसका पूरा मतलब होगा कि जिस बाजार के अंदर अल्प विक्रेता हो उसे अल्प हस्तक एकाधिकार कहा जाता है। तो एक परिभाषा यहाँ व्याख्या देखिए यहाँ दिया है। तो इसके अंदर प्रोफेसर स्टिगलर ने कहा कि अल्प हस्तक एकाधिकार ऐसी परिस्थिति है जिसमें इकाई अपनी बाजार संबंधी नीति अपने स्पर्धियों के अंदाजित व्यवहार के आधार पर बनाती है। यानी कि कोई भी इकाई है या कोई भी संस्था है, कोई भी धंधा है, वह अपने जैसे धंधा करने वाले के आधार पर अपनी पॉलिसी बनाता है, उसको नजर रखते हुए अपना काम करता है। तो इस तरह से वो ये उस पर क्या करता है, डिपेंड रखता है, आधार रखता है। अब इसके लक्षण देखिए। पहला लक्षण है अल्प विक्रेता एवं असंख्य क्रेता। अब इस बाजार में अल्प हस्तक बाजार के अंदर क्या बताना है आपको कि यहाँ विक्रेता अल्प होते हैं, कम होते हैं, और क्रेता खरीदने वाला ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इकाइयों की संख्या यहाँ मर्यादित होती है, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 10 या 20। यहाँ पर जो है अल्प हस्तक एकाधिकार बाजार के अंतर्गत कम से कम 2 इकाइयां होंगी और अधिक से अधिक 10 या 20 इकाइयां तो मर्यादित संख्या में होती हैं। इस तरह से यहाँ पर क्रेता असंख्य है और विक्रेता अल्प या कम प्रमाण में है, जिसके कारण अल्प विक्रेता बाजार पर एकाधिकारशाही प्रकार का नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि उनको विक्रेता यहाँ पर कम है, तो सब आपस में मिल करके एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए कुछ एकाधिकार का यहाँ पर नियंत्रण देखने को मिलता है। इसलिए इस बाजार को अल्प हस्तक एकाधिकार के नाम से जाना जाता है, यानी कुछ लोगों के हाथ में ही बाजार का जो है एकाधिकारशाही होता है। तो इसके अंदर क्रेता का अस्तित्व नहीं होता। क्यों? खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, वो चाह के भी कीमत में परिवर्तन नहीं ला सकता है। इस वजह से क्रेता का अस्तित्व यहाँ देखने को नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है समगुणधर्मी या प्रतिस्थापन वस्तु। तो प्रतिस्थापन या समान गुण वाली वस्तु है, तो उसके बारे में अल्प हस्तक एकाधिकार वाले बाजार में समगुणधर्मी या नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तु का उत्पादन और विक्रय किया जाता है। जब बाजार में इकाइयां समगुणधर्मी वस्तु
का उत्पादन या विक्रय करती हो, तब बाजार में संपूर्ण अल्प हस्तक एकाधिकार उसे हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए नमक है, चाय है, क्रूड ऑयल है, इन सब के विक्रेता जो हैं ऐसे बाजार में आपको दिखाई देंगे। जब बाजार में इकाइयां नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करती हों, तब बाजार में अपूर्ण हस्तक या अपूर्ण अल्प हस्तक एकाधिकार वाला बाजार दिखता है। तो आपको दो परिस्थिति है यहाँ पर, और उसके अंदर जैसे कोल्ड ड्रिंक का बाजार है, मोटरसाइकिल का बाजार है, तो ये दो प्रकार के बाजार है या इससे मिलते जुलते बाजार आपको दिखाई देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्प हस्तक एकाधिकार वाला बाजार के अंतर्गत नमक, चाय, क्रूड ऑयल इन सब का समावेश हुआ है। और उसके बाद जो है नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन या विक्रय करने वाली बाजार अपूर्ण अल्प हस्तक बाजार है। तो वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह का बाजार करने वाली जो है बाजार का समावेश किया जाता है। तो समगुणधर्मी या प्रतिस्थापन वस्तु यहाँ आप समझाएंगे। उसके बाद आता है इकाइयों का प्रवेश। अल्प हस्तक एकाधिकार वाले बाजार में नई इकाइयों का प्रवेश अल्प हस्तक अधिकार के अनुसार या प्रकार के अनुसार मुक्त या प्रतिबंधित होता है। यहाँ पर दोनों कंडीशन है, मुक्त भी है और प्रतिबंधित भी है। तो यदि बाजार में मुक्त अल्प हस्तक एकाधिकार प्रवर्तमान हो, मुक्त अल्प हस्तक, तो बाजार में नई इकाइयां मुक्त रूप से प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन बाजार में अगर प्रतिबंधित अल्प हस्तक एकाधिकार प्रवर्तमान है, तो फिर नई इकाइयां वहां पर प्रवेश करने में उनका प्रतिबंध होता है। अब आता है विक्रय खर्च, जो हमने पहले देख लिया वही चीज यहाँ भी है। विक्रय खर्च यानी विक्रय वस्तु के विक्रय के लिए किया गया खर्च। उसके अंतर्गत जैसे उपयोगी पैकिंग है, परिवहन खर्च है, विक्रय कर है, थोक एवं फुटकर व्यापारी की चुकाई गई रकम है, शोरूम का किराया है, सेल्समैन के लिए किया गया खर्च है, यानी विक्रय संबंधी छूट, इनाम, भेंट जो भी खर्च किए जाए विज्ञापन के, वो सारे खर्च विक्रय खर्च के अंतर्गत आते हैं। अब अल्प हस्तक एकाधिकार की स्पर्धा में स्पर्धा खूब तेज होने से विक्रय खर्च खूब उपयोगी है। इस बाजार में उत्पादकों का व्यापारियों की मर्यादित संख्या के बीच स्पर्धा होती है। जैसे बताया ना कि 10 या 20 उत्पादक हैं यहाँ पर, उनके बीच में ही स्पर्धा होती है। तो उत्पादक या व्यापारी अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विक्रय खर्च करते हैं, और वास्तव में बाजार में की वस्तुएं की एक निश्चित पहचान होने के कारण विक्रय खर्च खूब उपयोगी बन जाता है। जैसे कार का शोरूम है, टेलीविजन का है, तो ये सब जो वस्तुएं हैं महंगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह हैं, इनको विज्ञापनों के माध्यम से खूब खर्चा उसके ऊपर किया जाता है ताकि ग्राहक लोग उसके ऊपर आकर्षित हों। अब आता है परस्पर अवलंबन, यानी एक दूसरे पर अवलंबन करना या एक दूसरे पर आधारित होना। अल्प हस्तक एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक और क्रेता अल्प संख्या में होते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर जैसे बताया कि कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 10 या 20। तो ये कम होने के साथ साथ उत्पादक या विक्रेता की संख्या अत्यंत कम होने से वो एक दूसरे पर जो है नजर रखते हैं, उनकी जानकारी रखते हैं। जैसे कार का उत्पादक है, टेलीविजन का उत्पादक है, टीवी का, फ्रिज का उत्पादक है, तो बाजार में उत्पादक और विक्रेता जब वो अपने प्रतिद्वंदी इकाइयां जो उनकी होती हैं, तो उन प्रतिद्वंदी इकाइयों के वस्तुओं के प्रकार, गुणवत्ता को खूब गहराई से समझते हैं, उस पर नजर रखते हैं, जिसके कारण इकाई जब अपनी खुद की वस्तु की गुणवत्ता या कीमत के संदर्भ में निर्णय लेने की इच्छुक हो या निर्णय लेने वाली हो, तो उन्हें वह प्रतिद्वंदी के व्यवहार के आधार पर निश्चित करती है या उस पर आधारित रहना पड़ता है। किस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक उत्पादक दूसरे उत्पादक पर नजर रखता है, उसकी वस्तु पर नजर रखता है और उसके आधार पर वह निर्णय लेता है। और उसके बाद है अंतिम पॉइंट, इसका ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप समझिएगा, यह है कीमत स्थिरता। इसको कहते हैं त्रुटक मांग रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे अपने मांग का नियम जानते हैं, भाई कीमत घटे तो मांग बढ़ेगा और कीमत बढ़े तो मांग घटेगी, ये नियम है। लेकिन आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर उत्पादकों की संख्या लिमिटेड है, या उत्पादक यहाँ मैक्सिमम 10 या 20 ही हैं और सब एक दूसरे पर नजर रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कीमत घटाने का अनुसरण लोग करेंगे लेकिन कीमत बढ़ाने का अनुसरण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लो
उत्पादक नंबर 1, उत्पादक नंबर 2, उत्पादक नंबर 3, उत्पादक नंबर 4। मान लो ये 4 उत्पादक हैं, तो चारों उत्पादक बाजार में हैं, चारों अपनी वस्तुओं को समझिए कि 50 रुपए में बेचते हैं। सभी ने कीमत कितना रखा है यहाँ पर, सभी की कीमत 50 रुपए है। खाली आपको समझने के लिए इसको बताया मैंने आपको। तो सभी की वस्तु की कीमत 50-50 रुपए है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर मान लो पहला वाला उत्पादक अपनी कीमत घटा के 40 कर दिया, अपनी कीमत क्या कर दिया, घटा के 40 कर दिया, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति में जो उत्पादक नंबर 2, 3, 4 हैं, इनके ग्राहक कहां चले आएंगे, 1 नंबर वाले के पास चले आएंगे। क्यों? क्योंकि यही वस्तु इनको यहाँ 50 में मिलेगी, 50 में, 50 में, लेकिन इसने कितना भाव कर दिया, 40। तो अब ऐसे में क्या होगा कि ये उत्पादक जो हैं, इसके जो ग्राहक हैं वो ग्राहक खींचकर चले आएंगे उत्पादक नंबर 1 के पास। तो इस वजह से आप कहेंगे कि जब कीमत इसने घटा दिया पहले उत्पादक ने, तो फिर इसकी मांग क्या हो गई, बढ़ गई, और बाकी की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो फिर क्या होगा, मजबूरन ये जो बाकी के उत्पादक हैं इनको भी अपनी कीमत घटा के 40 करना पड़ेगा। अब सब लोगों ने कीमत कितना कर दिया, 40। तो इस तरह जब उत्पादक नंबर 1 ने अपनी कीमत घटाया, तो उत्पादक नंबर 2, 3, 4 ने भी अपनी कीमत घटा करके 40 कर दिया, और अब फिर से वही कंडीशन आ गई, सभी कीमतें समान हो गई। और फिर ग्राहक अपने मांग जिस तरह से करते थे वैसे मांग फिर से करना चालू कर दिए। तो इस तरह से कीमत घटाने का अनुसरण, आप देखिए अच्छी तरह से, कीमत घटाने का अनुसरण यहां पर किया गया। एक ने घटाया तो सबने घटाया। लेकिन इसका उल्टा समझिए आप कि कीमत बढ़ाने का देखिए कि अगर कीमत 50 रुपए थी, अगर मान लो उत्पादक ए ने अपनी कीमत 60 रुपए कर दिया होता, अपनी कीमत कितना कर दिया होता, 50 का 60 कर दिया होता, तो क्या होता, तो फिर इसके जो ग्राहक थे वह उत्पादक नंबर 2, 3, 4 में चले जाते, यानी इसकी मांग क्या हो जाती, घट जाती, और इनकी मांग क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो इनको फायदा हो जाता है। तो क्या ये लोग अपनी कीमत बढ़ाते, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर आपको समझना है कि अगर यहां पर अल्प हस्तक स्पर्धा अगर है और अल्प हस्तक एकाधिकार के अंदर कोई भी एक उत्पादक अगर कीमत घटाएगा तो उसका अनुकरण सभी को करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एक उत्पादक अपनी कीमत बढ़ाता है तो फिर उसका अनुसरण कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बढ़ाने से बाकी को लाभ हो रहा है, बाकी की जो है मांग बढ़ जा रही है। तो यहां ध्यान रखिए कि कीमत घटाने का अनुसरण होता है परंतु कीमत बढ़ाने का अनुसरण नहीं होता है। इसको आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा कि वस्तु की कीमत जब घटाएंगे, इसने 40 किया, फिर मान लो इसने और कम किया, 30 कर दिया, तो इनको भी 30 करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जब कीमत का स्तर निम्न स्तर आ जाता है, यानी अगर उससे कीमत घटाए तो उसको फिर नुकसान होने लगता है। मान लो 30 कर दिया, अब 30 में तो वस्तु की कीमत मान लो जो है 25 रुपए है, तो 25 में लागत हुई है और 30 उसने कीमत कर दिया, तो 30 कीमत करके 25 कर दे तो 25 के बाद तो नुकसान होने लगेगा। तो इस तरह की जब कीमत की निम्न स्तर हो जाएगी तब उससे ज्यादा कीमत घटा सकता नहीं है। इसलिए मांग रेखा देखो त्रुटक बनती है। यहां तक मांग रेखा इस तरह से आई है, फिर यहां पर इस तरह से हो गई है। तो इसको त्रुटक मांग रेखा क्यों होती है? क्योंकि अमुक कीमत के बाद या जब कीमत अपने निम्न स्तर पे आ जाए तो उससे घटाना मुश्किल हो जाता है, नीचे उससे घटाना भाव कम अशक्य हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर कीमत स्थिरता में या त्रुटक मांग रेखा, इसको ये मांग रेखा है। और कौन सी मांग रेखा है? त्रुटक मांग रेखा। ये इसको आप त्रुटक मांग रेखा कह सकते हैं, त्रुटक मांग रेखा। तो ये मांग रेखा इसलिए बनती है क्योंकि अमुक स्थिति के बाद कीमत घटाना मुश्किल हो जाता है, अशक्य हो जाता है। इस वजह से ये रेखा इस तरह से बनती है। तो आप इस तरह से इसको समझा भी सकते हैं। और ये मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि यहाँ पर कीमत घटाने का अनुसरण किया जाएगा लेकिन कीमत बढ़ाने का अनुसरण यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से अपना आज का टॉपिक यहाँ पूरा होता है, आपका चैप्टर भी पूरा होता है। और अगले लेक्चर में हम स्वाध्याय का प्रश्न 1 और 2 आपको समझाएंगे और बड़े प्रश्न आपके सब वीडियो में
दिए गए हैं उसकी आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। नमस्कार।